नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निट भैया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना यानी ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड इनर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में जानेंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इनर ऑफ द अर्थ या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भूपर्पट्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर यानी केंद्र भाग। वही इंग्लिश में बात करें तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में बांटा गया है। भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी। भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की स्थलाकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की स्थलाकृति का। एक बुक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और इस पुस्तक के लेखक है स्टीफन हॉकिंग। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंस। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी तीसरा नंबर पर आता है। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, जिनमें से पृथ्वी दूरी के अनुसार तीसरा नंबर पर आता है। याद रखेंगे। अब हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला अद्वैतवादी संकल्पना सिद्धांत, दूसरा देवत्ववादी संकल्पना सिद्धांत, तीसरा आधुनिक सिद्धांत। तो अद्वैतवादी संकल्पना सिद्धांत के अंतर्गत पुच्छल तारा संकल्पना आता है और इस पुच्छल तारा संकल्पना को कास्ते दा बफन के द्वारा दिया जाता है। तो पुच्छल तारा संकल्पना किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखेंगे, कास्ते दा बफन के द्वारा। अद्वैतवादी के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत का नाम है वायवीय राशि संकल्पना और इस सिद्धांत को इमैनुअल कांट ने दिया। तो वायवीय राशि संकल्पना सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो इमैनुअल कांट के द्वारा। अद्वैतवादी का तीसरा सिद्धांत है निहारिका परिकल्पना और इस सिद्धांत को दिया जाता है लाप्लास के द्वारा। तो निहारिका परिकल्पना सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? लाप्लास के द्वारा। अब हम देवत्ववादी सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो देवत्ववादी सिद्धांत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत आते हैं और ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो चैम्बरलिन के द्वारा ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत को दिया जाता है। दूसरा सिद्धांत है देवत्ववादी संकल्पना के अंतर्गत ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत और इस सिद्धांत को जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया। तो याद रखेंगे कि ज्वारीय परिकल्पना किनके द्वारा दिया गया? तो जेम्स जीन्स के द्वारा। आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो आधुनिक समय में प्रमुख सिद्धांत का नाम है बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी और इस सिद्धांत को दिया गया जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा प्रमुख रूप से। तो याद रखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, अद्वैतवादी सिद्धांत, देवत्ववादी सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत।
पहला है अद्वैतवादी संकल्पना यानी मोनिस्टिक कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारा जो सौरमंडल है उसकी उत्पत्ति एक ही तारे से मानी जाती है। तो अद्वैतवादी सिद्धांत के मुताबिक हमारा सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही तारा से माना जाता है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत पहला सिद्धांत का नाम है पुच्छल तारा संकल्पना यानी कॉमेट हाइपोथेसिस थियरी। और इस सिद्धांत को दिया गया कास्ते द बफ़न के द्वारा। कास्ते द बफ़न वैज्ञानिक के द्वारा पुच्छल तारा की परिकल्पना की गई। और इस सिद्धांत के मुताबिक क्या कहने का मतलब है कि एक विशालकाय धूमकेतु सूर्य से टकराया, जिससे सूर्य से बिखरे पदार्थ द्वारा ग्रहों व उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो जो सूर्य है, सूर्य से एक धूमकेतु टकराया और इस धूमकेतु के टकराने से ग्रहों का निर्माण, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त क्षुद्र ग्रहों का भी निर्माण हुआ। ये पुच्छल तारा परिकल्पना के मुताबिक है। तो आप देख सकते हैं कि यह आपका सन है यानी सूरज, और सूरज से एक धूमकेतु टकराने से कई ग्रहों का निर्माण हुआ, जैसे 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और ये कौन से सिद्धांत के मुताबिक कहा गया? तो पुच्छल तारा परिकल्पना के मुताबिक। अगला सिद्धांत का नाम है कांट का व्यावहारिक राशि परिकल्पना। और इस सिद्धांत को दिया गया इमैनुअल कांट के द्वारा। कब दिया गया? तो 1755 में। और ये सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण आधारित सिद्धांत था। तो कांट का व्यावहारिक राशि परिकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित था? तो गुरुत्वाकर्षण आधारित सिद्धांत था। और इस सिद्धांत के मुताबिक अपकेंद्रीय बल के कारण सूर्य की तप्त एवं गतिशील निहारिका से निकलकर 9 छल्ले अलग हो गए, 9 ग्रह, और इसी से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। और जिनमें से एक ग्रह प्लूटो, जिन्हें बाद में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। अद्वैतवादी का तीसरा सिद्धांत का नाम है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। और इस सिद्धांत को लाप्लास द्वारा 1796 में दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा सौरमंडल की उत्पत्ति विशाल एवं तप्त निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला, बाद में यही 9 छल्ले में विभाजित हुआ। अगला सिद्धांत है दैवत्ववादी संकल्पना। और इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति 2 या 2 से अधिक तारों के संयोग से मानी जाती है। अद्वैतवादी सिद्धांत में क्या था कि ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारा से हो रहा था, लेकिन दैवत्ववादी सिद्धांत में ग्रहों की उत्पत्ति एक से ज्यादा तारों से मिलकर हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो दैवत्ववादी सिद्धांत के अंतर्गत पहला सिद्धांत का नाम है चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। और इस सिद्धांत को 1905 में पेश किया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे, ऐसा माना जाता है चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार कि ब्रह्मांड में उस समय 2 तारे रहे होंगे। जब दूसरा विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए और इन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। अगला सिद्धांत का नाम है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, जो 1919 में पेश किया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार अन्य तारे के सूर्य के निकट आने पर
सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खिंच गया। यह फिलामेंट बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा, जिससे सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है जेम्स जीन्स के ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार कि जो हमारा सूर्य है और सूर्य के ज्वारीय उद्भेदन के कारण उसका पदार्थ जो है टूट कर अलग हो गया और टूट कर अलग होने के कारण उनके पदार्थ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ऐसा माना जाता है जेम्स जीन्स के ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमाण यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत। तो इनके 3 स्रोत है प्रमुख रूप से। पहला अप्रत्यक्ष स्रोत यानी इनडायरेक्ट सोर्स, दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्स, और तीसरा उत्पत्ति संबंधी प्रमाण या फिर स्रोत। पहला है अप्रत्यक्ष स्रोत, और इस स्रोत में पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत हैं घनत्व पहला, दूसरा दबाव, तीसरा तापमान। तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का स्रोत है। दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्स। तो पृथ्वी की खुदाई करके हम प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। दूसरा ज्वालामुखी क्रिया यानी ज्वालामुखी के फटने से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। और तीसरा भूकंप आने से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है उत्पत्ति संबंधी प्रमाण। तो पहला परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना, और इस परिकल्पना को दिया गया था चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा। और दूसरा है ज्वारीय परिकल्पना, जिसे जीन्स के द्वारा दिया गया। वैसे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के 2 प्रमुख स्रोत हैं, पहला अप्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत। तो 2 प्रमुख स्रोतों के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन ये भी याद रख लेंगे आप कि प्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन शामिल है। क्विज में आपका कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण है। आपका ऑप्शन दे देगा घनत्व, दबाव, तापमान, और ऑप्शन डी दे देगा ज्वालामुखी क्रिया। तो आपको टिक मारना होगा अपने हिसाब से। पहला है अप्रत्यक्ष प्रमाण, जिनके अंतर्गत पहला है घनत्व यानी डेंसिटी। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वही बात करें कि भूपर्पट्टी के घनत्व की, तो भूपर्पट्टी की घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों का घनत्व अधिक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आज रखेंगे डेंसिटी बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। और पृथ्वी का घनत्व को भी याद रखेंगे। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। पृथ्वी के ऊपरी सतह का घनत्व 2.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अगला है दबाव यानी प्रेशर। पृथ्वी के अंदर जाने पर दबाव बढ़ता जाता है, अतः आंतरिक भागों में घनत्व अधिक होगा। तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो वैसे वैसे उनका घनत्व भी बढ़ते जाता है। अगला है तापमान यानी टेम्परेचर, जो केल्विन सिद्धांत पर आधारित है। तापमान सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है, यानी कि पृथ्वी के प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होगी।
लेकिन गहराई के साथ जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाता है वैसे ही तापमान में भी गिरावट आती है। जैसे 0 से 100 किलोमीटर के बीच में 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की वृद्धि होगी, यानी कि हर किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। 101 से 300 किलोमीटर के बीच में 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर में 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ेगा। 301 किलोमीटर से केंद्र तक के बीच में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई, यानी हर किलोमीटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तापमान जैसे जैसे गहराई बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ही आपका तापमान में भी गिरावट आते जा रहा है। तो गहराई बढ़ रहा है तो तापमान में गिरावट आ रहा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ऊष्मा निकलता है वो बाहर निकलता है, जो तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। अगला है प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्स, जिनमें पहला है खुदाई द्वारा यानी डिगिंग इनसाइड इन द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर खुदाई करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना। इनका उदाहरण है रूस का कोयला प्रायद्वीप जो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, साउथ अफ्रीका का मेपॉन खान जो सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, साउथ अफ्रीका का किम्बरेले खान जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक का कोलार गोल्ड फील्ड जो सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये खुदाई द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के उदाहरण है। दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी से प्राप्त चट्टानों के अध्ययन के आधार पर आंतरिक भागों की जानकारी कर सकते हैं। जैसे कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उस समय निकलने वाले लावा के द्वारा जो चट्टान बनती है, उस चट्टान के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक चट्टान कौन से प्रकार का चट्टान है, उस चट्टान का अध्ययन करके। ज्वालामुखी के उद्गार से हमें यह पता चलता है कि जो आंतरिक भाग है वो तरल मैग्मा है। कैसे? जब ज्वालामुखी स्फोट होता है तो उस समय जो लावा निकलता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो लावा है, लावा से भरा हुआ है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल मैग्मा से भरा हुआ है। निष्कर्ष की बात करें तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह में मिट्टी, जल, पर्वत, पठार, नदियां आदि आते हैं। पृथ्वी के 800 मीटर से 1600 मीटर के बीच में अवसादी चट्टानें आते हैं, जो सबसे ऊपरी सतह है। पृथ्वी के 3 किलोमीटर तक जाने पर हमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट जैसे चट्टानों पाई जाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग का द्रव्यमान की घनत्व की बात करें तो कोर डेंसिटी की बात करें तो 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर पर क्यूब है। तो याद रखेंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कोर के डेंसिटी कितना है तो 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तत्वों का पृथक्करण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब पृथ्वी
शुरुआत में आग का गोला थी तो उस समय भारी तत्व केंद्र की ओर चले गए और हल्के पदार्थ ऊपर की सतह की ओर आ गए और मध्यम भाग द्रवित अवस्था में ही रहा। तो आप इसे प्याज की एक कटे हुए प्याज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपका जो भारी कण है वो बीच में ही है और जो हल्के कण है वो बाहर का एक छिलका के रूप में आप प्याज में देखते हैं। तो उसी प्रकार आपका पृथ्वी में है। पृथ्वी की आंतरिक परतें टेम्परेचर आणि तापमान, कॉम्पोजिशन आणि पदार्थ संगठन एवं डेंसिटी आणि घनत्व में एक दूसरे से भिन्न है। तो आपका पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो तापमान आणि टेम्परेचर, डेंसिटी आणि घनत्व, कॉम्पोजिशन आणि पदार्थ का संगठन, अलग अलग पदार्थों का मिलावट अलग अलग है पदार्थ पृथ्वी की परतों में। भूपर्पट्टी आणि क्रस्ट पर रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण अंदर जाने पर तापमान तेजी से बढ़ता है। तो भूपर्पट्टी के रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति होने के कारण अंदर जाने पर तापमान और तेजी से बढ़ने लगता है। एडवर्ड स्विस के द्वारा बनाया गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडल। तो स्विस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया। पहला परत का नाम है सियाल और ये सियाल सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल है, SIAL। दूसरा है सीमा, SIMA और ये पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है। पृथ्वी का मध्यवर्ती परत का नाम है सीमा। तीसरा उसने नाम दिया नीफे, NIFE, तीसरा परत, और ये केंद्रीय परत है। तो पृथ्वी का केंद्रीय परत का नाम क्या है? नीफे, जिसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे बाहर का परत सियाल, SIAL, और ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। उसके बाद पृथ्वी का मध्यवर्ती परत का नाम है सीमा, SIMA, और पृथ्वी के केंद्र के परत का नाम है यानी केंद्रीय भाग का नाम है नीफे, NIFE। पृथ्वी के केंद्रीय भाग का घनत्व 4.75 से 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि लगभग 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का केंद्रीय भाग का घनत्व है। और पृथ्वी के सीमा परत का घनत्व की बात करें तो 2.90 से 4.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनका घनत्व है। और पृथ्वी के सबसे बाहरी परत यानी सियाल का घनत्व की बात करें तो इनका घनत्व है 2.75 से 2.90। इसे आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं कि एडवर्ड स्विस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। पहला सियाल जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, दूसरा सीमा जो पृथ्वी का मध्यवर्ती परत है, तीसरा नीफे जो पृथ्वी का केंद्रीय परत है। सियाल को क्रस्ट कहा जाता है, सीमा को मेंटल, नीफे को कोर। तो ये इसका अन्य नाम है। तो इसे भी आप साथ में याद रखेंगे। सियाल परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्व पाए जाते हैं। SI यानी सिलिकॉन, ये मतलब एल्युमिनियम। और वही बात करें सीमा परत की बात करें तो सीमा परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व
पाए जाते हैं। और नीफे परत की बोले तो नीफे परत के बारे में बात करें तो नीफे परत में निकेल और एफ ही मतलब फेरस यानी लोहा। तो नीफे परत में निकेल और लोहा तत्वों की प्रधानता है। तो याद रहेगा कि सियाल में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा में बात करें तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नीफे में बात करें तो नी से निकेल, एफ से फेरस यानी लोहा। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का स्रोत भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोग्राफी, जिसके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। सिस्मोमीटर, जिसके द्वारा हम भूकंप को मापते हैं। भूकंप के केंद्र से 4 प्रकार की तरंगें निकलती है। पहला प्राथमिक तरंग, जिसे पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। दूसरा द्वितीयक तरंगे यानी एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। तीसरा एल वेव्स यानी एल तरंगे। चौथा आर तरंगे। इन तरंगों में से प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग प्रमुख है। प्राथमिक तरंग यानी पी वेव्स, जिसे प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। प्राथमिक तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एस मतलब सॉलिड यानी ठोस, जी मतलब गैस, एल मतलब लिक्विड यानी द्रव। प्राथमिक तरंग का चाल ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। और ये तरंग ध्वनि तरंगों के समान होता है। प्राथमिक तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो याद रखेंगे कि प्राइमरी वेव्स कौन सी तरंग का उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंग। द्वितीयक तरंग, जिसे एस वेव्स या सेकेंडरी वेव कहा जाता है, और ये तरंग ठोस, गैस से होकर गुजरता है, लेकिन द्रव से होकर नहीं गुजरता, यानी लिक्विड से नहीं होकर गुजरता है। द्वितीयक तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो याद रखेंगे द्वितीयक तरंग कौन से तरंग का उदाहरण है, तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। और द्वितीय तरंग प्रकाश तरंगों के समान होता है। द्वितीयक तरंग द्रव अवस्था से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि ठोस और गैस अवस्था से होकर गुजरती है। तो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि पी वेव्स जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरता है, लेकिन एस तरंग जो है वो ठोस और गैस से ही होकर गुजरता है। जैसे दर यहाँ आपका पदार्थ है द्रव का, उस पदार्थ से होकर नहीं गुजर पा रही है। डेली के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण। तो डेली ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा। पहला लिथोस्फीयर, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत बताया। लिथोस्फीयर के नीचे की परत का नाम दिया उन्होंने दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर। दुर्बल मंडल के नीचे की परत का नाम दिया मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। और मध्य मंडल के नीचे की परत का नाम दिया उन्होंने बेरोस्फीयर। तो डेली के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बेरिस्फीयर। लिथोस्फीयर दुर्बल मंडल, मध्य मंडल, बेरिस्फीयर। IUGG यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इनके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण। तो इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। पहला भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट, दूसरा भाग नाम दिया मेंटल,
और तीसरा भाग का नाम दिया कोर। तो आईयूजी के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया और ये 3 परत को पहले के उप भागों में बांटा गया जो एडवर्ड स्विस के द्वारा दिया गया था। उन्होंने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था। वो कौन कौन से भाग दिया था? तो सियाल, सीमा और नीफे, जो इस प्रकार से है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का उन्होंने नाम दिया क्रस्ट, जो आप ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं। क्रस्ट यानी भूपर पट्टी। और भूपर पट्टी के नीचे के भाग का नाम दिया उन्होंने मेंटल, जो आप येलो कलर से देख पा रहे हैं वो आपका मेंटल का भाग है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में बांटा गया। तो भूपर पट्टी के नीचे का भाग का नाम दिया उन्होंने दूसरा भाग मेंटल। तीसरा भाग का नाम दिया उन्होंने मेंटल के नीचे का भाग कोर, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। बाह्य कोर, आंतरिक कोर। तो आईयूजीजी ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। पहला भूपर पट्टी, जो आप ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं, ये भूपर पट्टी है और ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। उसके बाद है भूपर पट्टी के नीचे का परत का नाम है मेंटल, जो मध्य परत है। और मेंटल के नीचे का परत का नाम है कोर, जो पृथ्वी की सबसे नीचे की परत है, आंतरिक परत। तो पृथ्वी का सबसे निचला परत का नाम क्या है? कोर। एडवर्ड स्विस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस किस भाग में बांटा था? तो सियाल SIAL, सीमा SIMA और नीफे NIFA। तो एडवर्ड स्विस ने भी उन्होंने भी 3 भागों में बांटा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, और आईयूजी ने भी 3 भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और ये आपका पृथ्वी का केंद्र है। इसे आप इसमें भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत, जो पृथ्वी का बाहरी परत आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्रस्ट हो जाता है। और पृथ्वी के बाहरी परत के अंदर का क्षेत्र मेंटल हो जाता है और मेंटल के अंदर का क्षेत्र कोर हो जाता है। इसमें भी आप समझ सकते हैं कि आपका पृथ्वी के बाहर का क्षेत्र क्रस्ट कहलाता है, क्रस्ट के अंदर का क्षेत्र मेंटल कहलाता है और मेंटल के अंदर का क्षेत्र कोर, जिसे 2 भागों में बांटा गया, आउटर कोर यानी बाह्य कोर और दूसरा इनर कोर यानी आंतरिक कोर। तो दोस्तों, ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का लेक्चर।